हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 11 के लिए राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तक भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। देखिए, आपको पता ही है कि हमारे पॉलिटी में यहाँ पर क्लास 11th में 2 किताबें हैं। इसी क्रम में आज आप जो है यहाँ पर इसकी आप जो सेकंड किताब है क्लास 11th की, यानी कि आपकी ये वाली जो किताब है वो आप कवर करेंगे। तो यहाँ पर आज इसका जो है अध्याय पहला है, संविधान क्यों और कैसे, यानी संविधान क्यों बना, क्यों संविधान बनाया गया और कैसे संविधान अपना कार्य कर रहा है, वो हम यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर बात कर लेते हैं हम इस अध्याय की। देखिए, आप सभी लोग क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक आप सभी लोग अच्छे से भलीभांति प्रकार से पढ़ चुके हैं कि संविधान होता क्या है, संविधान की आवश्यकता क्यों है। वो सब बातें आप पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी यहाँ पर कुछ नया नहीं है। जो आप पढ़ रहे हैं वो आप ऑलरेडी पढ़ कर आए हैं। यहाँ पर वही बातें जो आपको एक चिंतन के दायरे से, यानी आप सोचने समझने की क्षमता आपकी विकसित हो, इस दायरे से वो बातें थोड़ी एक्सपेंड कर दी गई, यानी विस्तारित कर दी गई हैं। ये बात आप इतनी जान लीजिए। संविधान के बारे में आप जानते होंगे कि किसी देश को चलाने के लिए, किसी राष्ट्र को चलाने के लिए एक नियमों कानूनों का एक संग्रह चाहिए हमें, यानी कि लिखित नियम कानून होने चाहिए जिसके जरिए किसी देश का कानून, वहाँ की व्यवस्था, वहाँ का शासन, वहाँ का प्रशासन चलता है। तो उसे हम लिखित रूप में लिखते हैं और जिस किताब में, यहाँ पे जिस जगह पर ये सब चीज़ें नोट होती हैं, उसे हम संविधान का नाम देते हैं। तो ये बात आप जानते ही हैं कि संविधान क्या है, आपका लिखित कानूनों और नियमों का एक संग्रह है और ये किसी राष्ट्र को चलाने के लिए एक अत्यंत आवश्यक कुंजी होती है। यानी इसके बिना कोई राष्ट्र जो आगे नहीं बढ़ सकता है, यानी इसके अभाव में कोई राष्ट्र अपना जो व्यवस्था है, व्यवस्था भी कायम नहीं कर सकता है। तो संविधान पूरे राष्ट्र को चलाने के लिए वहाँ पर रहने वाले नागरिकों को जो जो अधिकार मिलने चाहिए, उन नागरिकों के अधिकारों की बात करता है। तो वही सब बातें यहाँ पर बताई गई हैं। सबसे पहली बात यह है कि संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। तालमेल कैसे बढ़ाता है? जैसे मान लेते हैं आपका एक समुदाय है, समुदाय बहुत सारे लोगों से मिलकर मिला है। यहाँ पर कुछ हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम हैं, कुछ ईसाई हैं, कोई ऐसे भी हैं जो धर्म को नहीं मानते हैं। ये सभी जो है अलग अलग व्यवसाय करते हैं, इनके शौक अलग अलग हैं। कुछ बूढ़े लोग हैं तो कुछ जवान लोग हैं। लेकिन यहाँ बताया गया कि मान लीजिए इमेजिनेशन ये करें कि ऐसे समूह के सदस्यों में जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर विवाद है। जैसे कितनी संपत्ति कोई व्यक्ति रख सकता है, कोई व्यक्ति अपने बच्चों को स्कूल भेज सकता है या नहीं भेज सकता है, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे निर्णय होते हैं जो वो खुद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि हर समूह के व्यक्ति यहाँ पर अलग अलग प्रश्नों का उत्तर देंगे। यानी जो सभी यहाँ पर चीज़ें हैं, मान लीजिए कि पार्क बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, अस्पताल बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, तो हर समूह की अपनी अपनी आकांक्षाएं हैं, लेकिन हर समूह अपना अलग अलग नजरिया पेश करेगा। अब यहाँ पे जरूरत क्या है? जरूरत ये है कि हमारा एक साझा नजरिया हो, साझा दृष्टिकोण हो, और उन सभी साझा दृष्टिकोण पर हम सभी लोग अपना अपना समर्थन दें, तभी तो हम समाज में रह पाएंगे। संविधान यही करता है। संविधान यही कहता है कि संविधान कुछ बुनियादी नियम जो होते हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाता है, और उन बुनियादी नियमों पर जो है सभी समूह जो है सहमत हो जाते हैं, और ऐसे करके आपस में यहाँ पर तालमेल बिठाते हुए लोग आपस में सह अस्तित्व के साथ समाज में अपना जीवन यापन करते हैं। तो यहाँ पर अगर ऐसे बुनियादी नियम ना हो तो क्या होगा? तो लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, एक दूसरे से टकराव होंगे, उनके वाद विवाद बढ़ेंगे। तो यहाँ पर बुनियादी नियमों का होना अत्यंत आवश्यक है। यानी किसी भी समूह को सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है, जिसे समूह के सभी सदस्य जानते हैं, ताकि आपस में क्या है, न्यूनतम समन्वय बना रहे। यानी कि ये बुनियादी नियम नहीं होंगे संविधान में प्रदत्त, जो बुनियादी नियम नहीं होंगे यहाँ पर उल्लेखित, तो ऑब्वियस सी बात है कि हिंदू वाला मुस्लिम से टकराएगा, मुस्लिम वाला ईसाई से टकराएगा, ये टकराव होता रहेगा। तो इसलिए हमारे संविधान ने यही जो है आपके नियम कि भाई आपके हिंदू कास्ट के अंदर जो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी है, उनका क्या क्या यहाँ पे वर्गीकरण है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ प्रावधान रखे हैं। आपके अल्पसंख्यकों के लिए कुछ प्रावधान रखे हैं। कुछ ऐसे नियम हैं जो सभी समाज के सभी लोगों के लिए हैं, यानी मौलिक अधिकार के रूप में कुछ नियम हैं। तो आपके संविधान में सारी बातें रखी गई हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है न्यूनतम समन्वय स्थापित हो पा रहा है और हम अपना एक जीवन यापन कर पा रहे हैं, यानी इस लाइन के अकॉर्डिंग। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये भी तो आ जाती है बात कि मान लीजिए ये बात केवल कह दी जाए मौखिक रूप से कि भाई ये नियम मानने हैं सबको, अब इसमें एक समुदाय नियम इनको माने ही ना, तब क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में हमारे संविधान में ये भी प्रावधान है कि यहाँ पर इन नियमों को न्यायालय में लागू किया जाएगा। यानी कि हमारा यहाँ पर मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाती है जब कोई व्यक्ति से मानने से मना कर दे कि भाई हम नहीं मानते संविधान को, हम नहीं मानते संविधान में लिखी हुई बातों को, तो क्या होगा? तो भाई यहाँ पर न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, और कोई व्यक्ति अगर ऐसा करता है, नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसे दंडित भी किया जाएगा। यानी यहाँ पर न्यायालय के हाथ में पावर दी गई है संविधान के थ्रू कि अगर कोई व्यक्ति संविधान की अवहेलना करता है, संविधान के नियमों को दरकिनार करता है, तो उस पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। तो आप ये समझ गए होंगे कि संविधान क्यों होना चाहिए। तो संविधान का पहला काम यही है कि भाई बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए
जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। ठीक है, तो बुनियादी नियम चाहे अपने जीवन यापन के हों, आजीविका के हों, या फिर अपनी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के हों, जो आपके मौलिक अधिकारों में व्यक्त हैं, वो बुनियादी नियम है वास्तव में। ठीक है, तो यहां पर यही हमारे संविधान का पहला दायित्व है। तो आपने पहला पॉइंट तो ये देख लिया। यहां पर अगली बात यह है कि भाई निर्णय निर्माण की शक्ति की विशिष्टताएं, यानी कि यहां पर बताया गया है कि भाई यहां पर राज्य का निर्माण कैसे होगा, वास्तव में राज्य का जो निर्माण होगा, शासन पद्धति कैसे चलेगी, कैसे राष्ट्र आगे बढ़ेगा। अब मान लेते हैं यहां पर दो समूह है, एक का समूह है, एक खा समूह है। का समूह चाहता है कि भाई हम नियम बनाएंगे राष्ट्र के लिए कि ऐसे राष्ट्र आगे बढ़े। खा समूह कह रहा है नहीं, हम नियम बनाएंगे, हमारे नियम ज्यादा बेटर हैं का वाले से। तो ऐसे जो विवाद क्रिएट होते हैं, लोग आपस में खींचतान करते हैं कि भाई हम नियम बनाएंगे देश को चलाने के लिए, हम शक्तियां अब हमारे हाथ में, तो हम चलाएंगे देश। इस स्थिति में क्या होगा? तो यहां पर इन सब स्थितियों का उत्तर कौन देता है? आपका संविधान देता है। संविधान समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है कि भाई यहां पर कानून कौन बनाएगा। यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह, संविधान ये रोल तय करता है कि वास्तव में यहां पर कानून जो देश में है, लॉ एंड ऑर्डर जो है, वो कौन बनाएगा, ये संविधान तय करता है, ना कि समूह एक या समूह बी यहां पर तय नहीं करेंगे, यहां पर संविधान तय करेगा। अब जैसे आपने देखा होगा कि जिन जगहों पर राजतंत्र है, यानी कि राजा का शासन है, तो वहां पर कानून का निर्माण कौन करता है? राजा करता है। कुछ संविधान ऐसे भी हमारे सामने एग्जाम्पल हैं, जैसे आपका सोवियत संघ का संविधान हो, यहां पर केवल एक पार्टी ही नियम बना लेती थी। आपका चाइना का संविधान हो, चाइना में भी एक ही पार्टी का शासन चलता है। लेकिन लोकतांत्रिक संविधानों का अर्थ क्या होता है? लोकतांत्रिक संविधानों का मतलब ये होता है कि वहां पर जो सरकार है, वहां पर जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये निकल के आता है कि क्या यहां पे जो कानून बनेंगे, लॉ एंड ऑर्डर बनेगा, या फिर जो भी प्रशासनिक पद्धति अपनाई जाएगी, क्या वो जनता निर्णय लेगी इसके बारे में? तो यहां पर ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि हर व्यक्ति यहां पर अपना अपना सहमत व्यक्ति कर पाए, जैसे पहले प्राचीन यूनान में होता था। प्राचीन यूनान में यही तो था कि प्राचीन यूनान की पद्धति के अनुसार यहां पर प्रत्येक मुद्दे पर सभी लोगों का वोट देना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ, चूंकि भारत एक विशालतम देश है, तो हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं है कि सभी लोग इकट्ठे हो जाएं एक जगह और सभी लोगों के अंदर अपनी वो विशेषज्ञता हो कि हर मुद्दे पर अपनी राय दे दें। ऐसा पॉसिबल है नहीं। ऑब्वियसली बात है कि हमारे यहाँ कुछ लोग जो है वेल एजुकेटेड हैं, कुछ लोग यहाँ पर हमारे यहाँ जो है ऐसे भी हैं जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। ऑब्वियसली बात है कि सभी मुद्दों पर सब अपने अपनी तर्क या राय या अपने अपने वोट नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमारा जो संविधान है वो वहां पर प्रतिनिधि मूलक वाला है। यानी हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है, वो प्रतिनिधि मूलक व्यवस्था की गई है कि हम अपने अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। प्रतिनिधि जो है हमारे राज्य में, या फिर जो है आपके जो है राज्य विधानसभाओं में, या फिर संसद में, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा चुनकर जाते हैं। और वो अपने अपने जो हमारी तरफ से ये जो चुनकर गए हुए प्रतिनिधि जो हैं, वो हमारी जो राय, हमारी जो है साझा राय जो है, उस राय पर सहमत होकर अपना निर्णय वहां पर लेते हैं। तो ऐसे करके हमारे देश की व्यवस्था आगे चलती है। ये बात आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर संविधान में वही बताया गया कि भाई प्रतिनिधियों का चयन कैसे होगा, पद्धति क्या होगी, कुल कितने प्रतिनिधि रखे जाएंगे। तो भारतीय संविधान हमारे यहाँ स्पष्ट करता है कि अधिकतर कानून जो है हमारी कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। और इस संसद का जो गठन होगा वो भी एक प्रक्रिया के तहत किया जाएगा, एक प्रकार के तहत किया जाएगा। पूरी एक यहाँ पर इसका स्ट्रेटेजी है, इसके अकॉर्डिंग फॉलो करते हुए इसे जो है ये आपका संसद का गठन होगा, और आप आगे पढ़ेंगे भी। अब यहां पर बताया गया है कि यदि संसद को कानून बनाने का अधिकार है, तो पहले उसे यहां पे बताया गया है, पहले उसे यह अधिकार देने वाला कोई कानून होना चाहिए। तो ये कानून अधिकार कौन देता है? यानी संसद को कानून बनाने का अधिकार है। ये अधिकार किसने दिया उसे? ये हमारे देश के संविधान ने दिया। संविधान ने बताया कि देश में कानून कोई बनेगा तो कानून बनाने की ताकत किसकी है? आपकी संसद की है। ये संविधान ने बताया है। तो संविधान का दूसरा काम यही है कि स्पष्ट करना है कि भाई समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी, क्या स्वरूप होगा, किस तरह की पद्धति चलाई जाएगी, लोकतांत्रिक होगी, राजतांत्रिक होगी, या फिर तानाशाही वाली होगी। संविधान तय करता है। तो हमारे यहाँ देश की जो व्यवस्था है वो संवैधानिक है, और संवैधानिक में हमारे यहाँ लोकतांत्रिक पद्धति अपनाई हुई है। आप सभी को पता है इस बारे में, तो हम ये भी देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब सरकार की शक्तियों पर सीमा है, यानी कि सरकार की शक्तियों पर सीमाएं क्या हैं? ऑब्वियस सी बात है, आप लोग जानते हैं, जो जनप्रतिनिधि चुनकर जाते हैं वो वादे तो बड़े लोक लुभावने करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अब ऐसी कोई व्यक्ति हो या ऐसे व्यक्तियों का समूह हो जो जनता के हितों को साइड में रखते हैं और अपने हितों को पूरा करने के लिए सत्ता में पहुंचते ही अपने तानाशाही चलाएं, तो क्या होगा? इमेजिन कीजिए, मान लीजिए आपसे वादा करके वोट तो ले गए, आपका प्रतिनिधि बन गए, जीत गए चुनाव और संसद में भी पहुंच गए, उन्होंने अपना पूरा समूह इकट्ठा हो गया वहां पर। अब वो समूह जो है अपने अकॉर्डिंग सरकार चलाए, और वो ऐसी सरकार हो जो कि भेदभाव करे लोगों के साथ, तब क्या होगा? तो यहां पे वही स्थिति बताई गई है
कि भाई ऐसी कोई कानून बनाए वो लोग कि मान लीजिए खास किस्म के रंग के आप वस्त्र नहीं पहनेंगे, एक समूह जो है दूसरे लोगों के सदैव सेवा में लगा रहेगा, जैसे पहले होता था कि जैसे शूद्र वर्ग जो था वो बाद बाकी तीनों वर्गों की सेवा करता था। तो ऐसे कुछ कानून अब बनाए जो कि वास्तव में प्रैक्टिकल रूप से पॉसिबल नहीं है, वास्तव में लोगों की नैतिक गरिमा का हनन करने वाले हो, तब क्या होगा। और ऊपर से लोग सत्ता में भी बैठे हैं। तो इस बात को रोकने के लिए हमारे संसद ने, हमारे संविधान ने, संसद बोल रहा हूं, संविधान ने प्रक्रिया पूरी अपनी बना दी है। प्रक्रिया यह है कि हमारे संविधान में कुछ बुनियादी बातें निहित हैं जिनको कोई भी सरकार चेंज नहीं कर सकती है, जिनको कोई भी सरकार बदल नहीं सकती है। यानी कि हमारे यहाँ सरकार कोई भी इस तरह का यहाँ पर कानून नहीं ला सकती है जो कि संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित करता हो। समझ रहे हैं आप? मूल ढांचे का मतलब आगे चल के हम आपको डिटेल में बताएंगे, वैसे मैं बता चुका हूं पहले से मूल ढांचे का मतलब। तो यहां पर संविधान में पहले से वर्णित कर दिया गया है कि भाई आपका जो मूल ढांचा है संविधान का, आप उसको यहां पे प्रभावित नहीं करेंगे। मूल ढांचे को प्रभावित करने वाला कोई भी नियम कानून आप लेकर नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहां पर वही बताया गया है कि यद्यपि ये सभी कानून उस सरकार द्वारा बनाए गए हैं जो एक विशेष प्रक्रिया का पालन करके बनी थी, लेकिन सरकार द्वारा ऐसे कानूनों को बनाने के पीछे जरूर कोई अन्यायपूर्ण बात रही होगी। यानी इस तरह के जो भेदभाव वाले कानून सरकार बनाई है, सत्ता में पहुंच गई है, तो वो क्यों बना रही है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे संविधान ने क्या किया है कि सीमाएं लगा दी हैं कि भाई सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानून पर कुछ ये सीमाएं लगाता है, जिससे सीमाएं मौलिक होती हैं और सरकार उनका कभी उल्लंघन नहीं कर सकती है। ठीक है, ये सरकार जो है इनका उल्लंघन नहीं कर सकती है। जैसे हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं। आपको पता होगा कि मौलिक अधिकारों का हनन के संदर्भ में हम लोग कहां पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजे खटखटा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत, 32 के तहत हमारे पास सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। 226 के तहत हमारे पास हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का अधिकार है। ये हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है। यानी कोई सरकार ऐसी आ जाती है जो ये चाहती है कि नहीं, अब हम सत्ता में पूर्ण बहुमत से आ चुके हैं तो हम ये मौलिक अधिकार ही खत्म कर दें, फंडामेंटल राइट्स में जो अधिकार हमें मिले वो खत्म कर दें बिल्कुल, और अपने मनमाने ढंग से सरकार चलाएं। क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये इसका जो संविधान का कह सकते हैं जो आपका फंडामेंटल जो मौलिक अधिकार वाला पहलू है, यानी मूल ढांचे वाला पहलू है, इसको परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। यानी कि ये हो सकता है कि भाई अधिकारों का जो वास्तविक स्वरूप है, व्याख्याएं हैं, ये अलग अलग संविधानों में बदलती रहती हैं। ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कि यहां पर कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाए, मान लीजिए आपातकाल वाली स्थिति अगर आ जाए, तो कुछ यहां पर जो आपके कुछ नियम जो मिले हुए हैं, कुछ आपको अधिकार मिले हुए हैं, वो यहां पर सीमित भी हो जाए। लेकिन उन परिस्थितियों का संविधान में ही उल्लेख किया गया है कि कब कब आपके मौलिक अधिकार सीमित होंगे। मनमाने ढंग से कोई सरकार इन्हें सीमित नहीं कर सकती है। मनमाने ढंग से सरकार ये नहीं कर सकती है कि हम आर्टिकल 19 को हटा दे रहे हैं और आपको अव्यक्ति स्वतंत्रता ही खत्म कर दे रहे हैं। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसे आप कोई सरकार आपका है नहीं, प्राण दहेक स्वतंत्रता वाला आर्टिकल 21 है, हम हटा दे रहे हैं, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहां पर संविधान में ही उल्लेख किया गया है कि कब पॉसिबल है ऐसी चीजें, और पॉसिबल है तो कितनी सीमा तक है। मनमाने ढंग से नहीं है कि सरकार कोई सत्ता में पहुंच गई बहुमत से वो चाहे कि नहीं हम अपने मर्जी से सरकार चलाएंगे, कोई हम किसी की नहीं मानेंगे, ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर वही सब यानी कि मूलभूत सीमाएं रख दी गई हैं। एक मूलभूत सीमा है, तो यही बात यहां पर बताई गई है। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं चैप्टर के बारे में, चैप्टर लेंदी है। अगर वास्तव में मैं यहां पर आपको ये लाइनों के शब्द उठाऊंगा तो यकीन मानिए ये चैप्टर एक रीडिंग टाइप हो जाएगा। मैं ये चाह रहा हूं आपको ये लाइनों वाले जो है मैंने हाईलाइट कर दिए हैं और यहां पर इसका पूरा जो सारगर्भित अर्थ है वो मैं आपको बताते जा रहा हूं, मुंह जबानी बताते जा रहा हूं, तो आपके माइंड में वो चीजें क्लियर होती जा रही हैं। ठीक है, तो आप लोग ये ना समझें कि सर ये लाइनें नहीं पढ़ा रहे हैं, लाइनें पढ़ाने का फिर मेरा मतलब नहीं रह जाएगा। और चैप्टर इतना लंबा है कि आप अगर मैं लाइनें पढ़ाने लग जाऊंगा कम से कम 2 घंटे का वीडियो बनेगा। और यहां पर हम ऐसा भी कुछ नहीं है कि हम यहाँ पे नोट कर सकें, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सब बातें पढ़कर आए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। देखिए समाज की आकांक्षाएं क्या हैं और लक्ष्य क्या होने चाहिए। यानी आप सभी एक बात तो जानते होंगे कि वर्तमान में कोई भी देश हो और कोई भी देश का समाज हो, आकांक्षाएं यही होती हैं कि कल्याणकारी हमारे लिए योजनाएं लाई जाएं जिससे समाज का कल्याण हो, समाज आगे बढ़े, समाज में जो विभेद मूलक व्यवस्था है उसको अंत किया जाए, समाज में किसी वर्ग के साथ भेदभाव न किया जाए, अगर असमानता व्याप्त भी है तो असमानता को खत्म करने का प्रयत्न किया जाए। यानी इस तरह की समाज की आकांक्षाएं होती हैं। अब जैसे पहले के समय में क्या था, जैसे पुराने संविधानों की बात कर लें तो यहां पर केवल निर्णय लेने की शक्ति जो थी वो सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का काम करती थी। यानी कि सरकार जो उस समय थी उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाते थे। जैसे ब्रिटेन वाला होता था, आपको पता होगा कि ब्रिटेन की सरकार चलाना चाह रही है, ब्रिटेन की महारानी प्रतिबंध लगा दिया कि नहीं ये नहीं होगा। लेकिन हमारे यहाँ 20वीं शताब्दी में संविधान, जो भारत का संविधान लिखा गया, तो यहां पर हमारे यहाँ कुछ पॉजिटिव पहलू जो है ये इसमें रख दिए गए, कुछ नए प्रयोग भी किए गए जिससे कि हमारे समाज की आकांक्षाएं हैं और उसके लक्ष्य को अभिव्यक्ति दे सकें।
यानी कि ये क्यों रखा गया, ये इसलिए रखा गया कि भाई कि जिन समाजों में बहुत प्रकार की असमानताएं हैं या फिर गहरी खाइयां हैं, वहां केवल सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाना ही पर्याप्त नहीं है, वहां सरकार को हमें समर्थ भी बनाना पड़ेगा, शक्तिशाली भी बनाना पड़ेगा, जिससे कि असमानता और गरीबी के विभिन्न रूपों से हम निपट सकें। यानी कि यहां पर ये केवल काबिल इतनी बात नहीं है केवल कि हम संविधान में लिखते रहे हैं ये काम हो जाएगा, नहीं, हमें वहां पे सरकार को कुछ पावर भी देनी पड़ेगी, जिससे कि हमारे समाज में जो व्याप्त ऐसी कह सकते हैं असमानता है, गरीबी है या भेदभाव, इसको खत्म किया जा सके। जैसे एग्जाम्पल आपको मैंने पिछली किताब जो आप पढ़कर आए क्लास 11 की, यहाँ पर न्याय वाला चैप्टर हमने पढ़ा था, जस्टिस वाला, वहां पर हमने देखा था कि जो आपका रिजर्वेशन यानी आरक्षण वाला प्रावधान है या फिर और भी प्रावधान है, आरक्षण के अलावा और भी प्रावधान है दिव्यांग जनों के लिए, कहीं रेलवे प्लेटफॉर्म वगैरह पर जो स्लोप होती है, ढलान वाली जो सीढ़ी होती है, वो बनाना क्या है, एक न्यायपूर्ण बात है। ऑब्वियस सी बात है कि भाई दिव्यांग लोग हैं, दिव्यांग लोगों की सुविधा के लिए अगर इस तरह की हम व्यवस्थाएं करते हैं तो ऐसा थोड़ी ना कि हम संविधान का हनन कर रहे हैं, लोगों को जो समानता का हनन कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि ये मांग है उनकी। यानी ऑब्वियस सी बात है, अगर हम ये कह दें, एग्जाम्पल मैं फिर से दे रहा हूं, अगर मैं ये कह दूं कि एक हॉस्पिटल हमने बना दिया और हॉस्पिटल हमने बना के खड़े कर दिए, 100 हॉस्पिटल बना दिए और 100 हॉस्पिटलों की सबकी फीस क्या क्या है, तो भाई 200 रुपए पर मरीज के हिसाब से फीस है। अब समाज में कुछ ऐसे भी वर्ग के लोग हैं जो पूरे दिन में 200 रुपए नहीं कमाते होंगे, तो क्या यहाँ पे हॉस्पिटल बनाना कारगर होगा? बिल्कुल कारगर नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, समाज के ऐसे वर्गों को सरकार को सोचना पड़ेगा, उनके लिए कुछ ऐसे प्रावधान करने पड़ेंगे जिससे समाज के इन वर्गों को भी बुनियादी आधारभूत सुविधाओं का लाभ मिल सके। ऑब्वियस सी बात है, तो सरकार इनके लिए कुछ विशेष प्रयास करेगी। तो विशेष प्रयास करने की जो शक्ति है वो वास्तव में सरकारों में निहित है। सरकारों को शक्तिशाली बनाया गया है कि भाई आप ऐसे समूह अगर आपको देखते हैं, ऐसे लोग देखते हैं जिनके साथ सदियों से भेदभाव हुआ है, जिनके साथ जो असमानता है व्याप्त है, उनको समान दायरे में लाने के लिए, उनको हाशिए से निकालकर मुख्य धारा में शामिल करने के लिए कुछ विशेष प्रयास किए जाएं। ठीक है, तो यहां पर वही बताया गया कि भाई जातिगत भेदभाव तो हमारी सरकार को समर्थ बनाना पड़ेगा, शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। तो ये सब प्रावधान हमारी सरकार को दिए गए हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि दक्षिण अफ्रीका में नस्ली भेदभाव का इतिहास पुराना रहा, तो हमारे यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में संविधान जो बनाया गया वो इसे इस काबिल बनाया गया कि वहां के भेदभाव को मिटा सके। तो भारत में भी यही चीजें थी कि भारत में भी संविधान निर्माताओं की ये इच्छा थी उस समय कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक जरूरतें और शिक्षा सहित सब कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि अगर शिक्षा नहीं होगी तो अब सी बात है वो अपनी गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान पूरा नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर हमने शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया। ठीक है, संविधान के जो निर्माण करता थे, जो पैरोकार करता थे, उनका शुरुआत से मानना यह था कि फंडामेंटल बनाया जाए, लेकिन आपको पता होगा बाद में आके बनाया भी क्या है। इस शिक्षा का अधिकार जो है हमारा फंडामेंटल अधिकार है, ठीक है, मौलिक अधिकार है, जिससे क्या है, मौलिक अधिकार रखने का रीजन क्या था कि लोग अगर शिक्षा प्राप्त होगी तो लोग अपनी गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान से भरा हुआ जीवन जी सकेंगे, यानी अपने अधिकारों की बात कर सकेंगे, अपने अधिकारों की वकालत कर सकेंगे और अपने अधिकारों को जान सकेंगे। ठीक है, तो यहां इंपॉर्टेंट वही बात है कि सरकार, भारतीय संविधान जो है सरकार को यह पावर देती है, सामर्थ्य प्रदान करता है कि कुछ सकारात्मक लोक कल्याणकारी कदम उठा सकें जिन्हें कानून की मदद से भी लागू किया जा सके। यानी हम कुछ ऐसे कदम भी उठा सकें जो वास्तव में समाज का कल्याण करने वाले हो। जैसे आपने देखा होगा कि अब लड़कियों की उम्र जो है बढ़ाने की बात की जा रही है, इस विवाह की उम्र बढ़ाने की बात की जा रही है। क्यों की जा रही है? उसके कुछ रीजन है, वैलिड रीजन यही है। पहली बात तो ये है, जो आप देखते होंगे मातृत्व वगैरह, यानी जब लड़कियां गर्भावस्था वगैरह में होती हैं, प्रसव वगैरह पीड़ा में होती हैं, तो 18 साल की लड़कियां जो होती हैं, जो 18 से 19 साल की बीच में जो है प्रेग्नेंट हो जाती हैं और बच्चे वगैरह वो जन्म देती हैं, तो वहां पर उनकी डेथ का रिस्क बहुत ज्यादा रहता है, यानी उनकी मृत्यु दर का रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। तो सरकार इस रिस्क को कम करने के लिए कह रही है कि लड़कियां थोड़ी और मैच्योर हो जाएंगी, बॉडी थोड़ी और मैच्योर हो जाएगी, इस हिसाब से यहाँ पर विवाह की उम्र 21 साल कर दी जाए। यानी कदम बिल्कुल सही है, नैतिक कदम भी है और सरकार इसके लिए जो है यहाँ पर कार्यरत भी है। और संभवतः अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी तो नहीं हुआ है, अब देखिए आप लोग अगर 2 साल बाद वीडियो देखें तब तक हो जाए तो आप मुझे ब्लेम मत करना। ये वीडियो मैं अक्टूबर में रिलीज कर रहा हूं, यानी कि आपके जो है अक्टूबर के लास्ट में, 2020 का अक्टूबर लास्ट में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो अभी तक तो नहीं है 21 साल वाला, अखबारों में चर्चा चल रही है, लेकिन होने वाला है बहुत जल्द। ठीक है, तो ये क्या है, ये कदम क्यों उठाया जा रहा है? ये इसलिए उठाया जा रहा है कि लोक कल्याणकारी कदम है। वास्तव में ऐसा करने से पहली बात यह, लड़कियों का जो, अगर हम देख सकते हैं एनरोलमेंट, अगर देखें हायर एजुकेशन के लिए एनरोलमेंट अगर हम देखें 18 साल की उम्र में विवाह करने की वजह से क्या होता है कि बहुत सारी लड़कियां जो होती हैं वो हायर एजुकेशन से वंचित रह जाती हैं। यानी क्योंकि माता पिता सोच लेते हैं कि भाई 12 कर लिया लड़की ने, 12 के बाद शादी कर देंगे 18 साल की होते ही होते। अब 21 साल की करने से ही होगा कि बहुत सारी लड़कियां हायर एजुकेशन तक पहुंच जाएंगी, यानी अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी कर सकेंगी। पहली बात यहाँ पर
एक तो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है ही है, शिक्षा के लिहाज से भी लाभप्रद है, यानी लड़कियां अब अच्छी शिक्षा भी प्राप्त कर पाएंगी, उच्च शिक्षा तक भी पहुंच पाएंगी। यानी पहले जो 18 साल तक ही केवल वेट करते थे उनके गार्जियन, अब वो 21 साल तक उनकी मजबूरी होगी। 21 साल तक मजबूरी होगी तो ऑब्वियस सी बात है पढ़ाने के लिए भी इच्छुक होंगे, तो इससे कहीं बहुत सारे सकारात्मक बदलाव इससे आएंगे। तो इस वजह से यहाँ पर ये कुछ कदम है, ये लोक कल्याणकारी कदम है, तो सरकार का दायित्व बनता है। तो संविधान का चौथा काम यही है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे कि वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। न्यायपूर्ण का मतलब मैंने वही बताया था कि समानता का अर्थ ये नहीं है कि भाई दिव्यांगजनों को एक समान व्यक्ति के हम अधिकारों की बात समान समान कर लें, नहीं, ऐसी अगर बात करेंगे तो अन्यायपूर्ण बात होगी। यानी कि अगर हम कहीं पर किसी विशेष जगह पर, जैसे हमने एग्जाम्पल भी पढ़ा था क्लास 11th में, न्याय वाला चैप्टर पढ़ा था, तो वहां पर हमने देखा था पहले कि मान लीजिए कहीं सार्वजनिक स्थल पर एक तो सीढ़ियां बनी हुई हैं जिसपे सामान्य व्यक्ति चढ़ सकता है, और वहीं उस जगह पर किसी दिव्यांग व्यक्ति को जाना हो तो क्या होगा, दिव्यांग व्यक्ति नहीं चढ़ पाएगा ऊंची ऊंची सीढ़ियां। तो वहां पर दिव्यांग व्यक्ति के लिए ढलान सीढ़ी बनाना कोई गलत बात नहीं है, ढलान सीढ़ी बनाना संविधान का हनन नहीं है, बल्कि समाज में न्यायपूर्ण समाज में की स्थापना करना भी एक यहाँ पर लक्ष्य है संविधान का। तो यानी संविधान ऐसे लोगों को का ध्यान रखता है, विशेष जरूरतों वालों का ध्यान रखता है और उनके अनुरूप भी कार्य करता है, यानी कल्याणकारी कार्य भी करता है। तो चौथा पॉइंट आपने देख लिया यहाँ पर। अब देखिए संविधान को समर्थ बनाने वाले प्रावधान क्या क्या हैं। नहीं, वास्तव में संविधान केवल नियमों और कानूनों का ही नाम नहीं है, यहाँ पर सरकार को कुछ ऐसी यहाँ पर शक्तियां भी देनी पड़ती हैं जिससे समाज की भलाई हो सके। जैसे बताया गया साउथ अफ्रीका के बारे में, साउथ अफ्रीका के संविधान ने वहां पर कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी जो थी सरकारों को सौंपी, जैसे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है, भेदभाव मूलक जो समाज है उन समूहों को बचाने का प्रयास करना है, साथ ही साथ जिन लोगों के पास आवास वगैरह नहीं है या फिर जो लोग बिल्कुल आवासों से वंचित हैं उनके लिए पर्याप्त आवास, स्वास्थ्य सुविधाएं वगैरह मुहैया करवानी है। इंडोनेशिया में भी कुछ कल्याणकारी बातों का जिक्र किया गया, जैसे इंडोनेशिया की सरकार को भी कुछ कल्याणकारी जो प्रयासों के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा की व्यवस्था बनाए रखना, उसका संचालन करना। यानी कि यहाँ के संविधान ने ये सुनिश्चित किया है इंडोनेशिया वाले ने कि सरकार जो है वो गरीब और अनाथ बच्चों के लिए देखभाल करेगी। तो ये कुछ प्रावधान है जिससे कि कल्याणकारी समाज की स्थापना हो सकती है, यानी समाज की आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। यानी हर बातें लिखी होना ही जरूरी नहीं है, कुछ बातों के लिए आपको सरकार को भी यहाँ पे सक्षम बनाना पड़ेगा कि सरकार जो अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए कुछ ऐसे कदम उठाए, ठीक है, जिससे कि समाज का कल्याण हो, समाज आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्र की बुनियादी पहचान। वास्तव में बुनियादी पहचान का मतलब क्या है, यानी कि एक ऐसी पहचान जिससे कि हमारे खुद की हमें पहचान मिलती है, हमारे देश की पहचान बनती है और देश की पहचान से ही उस व्यक्ति की पहचान बनती है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ संविधान नहीं था तो क्या था, लोग अपनी अपनी सबकी क्या थी, जातीय पहचानें थी, वर्गवार पहचानें थी, धार्मिक पहचानें थी। लेकिन अब हमारी क्या एक संवैधानिक पहचान है, हम देश के नागरिक हैं, यानी भारत के नागरिक हैं। हमारी पहचान, सबसे बड़ी पहचान क्या है, आप अमेरिका में जाते हैं, आप ये नहीं कहते हैं कि फलानी जाति के हैं, आप ये नहीं कहते हैं फलाने धर्म के हैं, आप अपनी नेशनलिटी बताते हैं, आप कहते हैं नहीं हम भारत से हैं। तो ये आपके लिए क्या है, एक बुनियादी पहचान है, आपके लिए गर्व की बात है। अमेरिका में आपको कोई नहीं पहचान रहा कि आप फलानी अपर कास्ट से हैं, लोअर कास्ट से, कोई नहीं जान रहा आपको, लेकिन आपको पहचान आपकी क्या होगी, राष्ट्र की पहचान, आप भारतीय हैं, ये आपकी सबसे बड़ी पहचान होगी। तो संविधान का कार्य यही है, किसी समाज की बुनियादी पहचान होता है, यानी संविधान जो है इसके माध्यम से ही कोई समाज एक जो है सामूहिक इकाई के रूप में पहचान बन पाती है, ठीक है। यानी कि इस सामूहिक इकाई की जो पहचान है यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पर कुछ नियम वगैरह होते हैं, किन नियमों पर सब समाज को सहमत होना पड़ता है और हम पर शासन कैसा होगा, शासितों में कौन कौन से लोग होंगे, तो ऐसे कुछ नियम हमारे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन कुछ बुनियादी नियमों संविधान सिद्धांतों पर सहमत होकर हम अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बना लेते हैं। तो ऐसा कर बताया गया है इसमें, यानी एक तो हमारी पहचान है ही है, और ऐसी भी कुछ पहचानें होती हैं जिन पर हम अपना प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए, अपनी अपनी जो सहमति जाहिर करते हुए कुछ राजनीतिक पहचान बना लेते हैं, यानी कुछ बुनियादी नियमों सिद्धांतों पर सहमत हो जाते हैं और राजनीतिक पहचान भी बना लेते हैं। दूसरी बात यहाँ पे बताई गई है कि संविधान आधिकारिक बंधन लगाकर तय कर देता है कि कोई क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। नहीं, संविधान हमें एक नैतिक पहचान भी देता है, यानी कि राजनीतिक पहचान तो हमें मिली गई ऊपर, नैतिक पहचान हमारी क्या हो रही, नैतिक पहचान ये होगी, आपने देखा होगा पहले वाली जो हमारी व्यवस्था थी, बड़ वाली व्यवस्था, जो आपका बड़ व्यवस्था थी पहले वाली, यानी कि आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाली व्यवस्था थी, तो ऑब्वियसली बात थी वहां पर ये था कि कोई शूद्र व्यक्ति अगर ये चाह रहा है कि हमें अगर शिक्षा ग्रहण करनी है, ऊंचे काम करने हैं, नहीं कर सकता था क्योंकि वो अपने बड़ से बंधा हुआ था। अब हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ अब ये प्रावधान है कि कोई भी किसी भी जाति का हो, वो जितना अपनी योग्यताएं रखता है उस योग्यता के अकॉर्डिंग अपनी अपने
उस फील्ड में आगे बढ़ सकता है, कोई उसे रोकेगा नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारी नैतिक पहचान बनी। ठीक है, जिसमें हम अपनी विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। कोई हम पर दबाव नहीं डालेगा कि आप फलानी जाति से हो तो आप यही काम करो, कोई दबाव नहीं डालेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है हम स्वतंत्र हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर संविधान आधिकारिक जो है बंधन लगाकर यह तय कर देता है कोई क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। यानी कि कोई हमें इन सब चीजों से रोकता है तो संविधान उस पर कार्रवाई करेगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमें संविधान एक नैतिक पहचान भी दे रहा है। राजनीतिक पहचान हमने बात कर ली ऊपर, राजनीतिक पहचान हमारी क्या है, भारतीयता है, तो वो पहचान की बात कर ली। ठीक है, तो यहां पर ये आपके जो राजनीतिक और नैतिक पहचान वाले पहलू हैं, ये लगभग आपके विश्व के सभी संविधानों में स्वीकार किए गए हैं। यानी किसी व्यक्ति की राजनीतिक पहचान होना भी जरूरी है और किसी व्यक्ति की यहाँ पर नैतिक पहचान होना भी जरूरी है। नैतिक पहचान तभी बनती है जब व्यक्ति अपनी क्षमताओं को परिष्कृत करते हुए, अपनी क्षमताओं का विकास करते हुए आगे बढ़ता है और समाज में अपना नाम या ख्याति प्राप्त करता है, तो उसकी नैतिक पहचान तैयार होती है। अब देखिए, यहाँ पर जब राष्ट्र बने थे तो जैसे आपके जर्मन के बारे में बताया गया है कि किसी देश की पहचान क्या होगी, तो यहाँ पे जब राष्ट्रीय पहचान की बात आ जाती है तो सबने अपनी अपनी पहचान अलग अलग ढंग से रखी है। यानी कुछ राष्ट्रों ने अपनी ऐतिहासिक परंपराओं को फॉलो किया है, जैसे जर्मन संघ जो है जर्मन नस्ल के लोगों से मिलकर बना है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत की बताया गया भारतीय संविधान जातीयता या नस्ल को नागरिकता के आधार पर मान्यता नहीं देता है। जब हम नागरिकता वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में इस बात पर जिक्र करवाएंगे यहाँ पर कि भारतीय संविधान ने आपकी जो यहाँ पर जातीयता वाली पहचान है उस पर बल नहीं दिया है, यहाँ पर कुछ और पहलुओं पर बल दिया है जिसके जरिए हम जो है देश के नागरिक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ डिफरेंस है। हमने अपनी जो पहचान है ऐतिहासिक पहचान नहीं जोड़ी है, हमने कोई अपनी जातीय पहचान नहीं जोड़ी है, नस्ली पहचान नहीं जोड़ी है, जैसे जर्मन ने जोड़ी है वैसे हमने नहीं जोड़ी है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें दूसरे देशों से भिन्न बनाती हैं। हमारी सब एक ही पहचान है, क्या है, हमारी भारतीय है हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर संविधान की सत्ता के बारे में वही बताया गया है कि भाई संविधान क्या है, जो मैंने पहली स्टार्टिंग में लाइन बताई, लिखित दस्तावेज के रूप में होता है, इसमें राज्य के बारे में कई प्रावधान होते हैं। यानी कि हम जब किसी देश के संविधान की बात कर रहे होते हैं तो क्या होता है, सामान्य रूप से हम उस दस्तावेज का जिक्र कर रहे होते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे कि कोई देश का शासन प्रशासन की व्यवस्था चलती है। अब जैसे यहां बताया गया है इंग्लैंड का कोई लिखित दस्तावेज नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर उनके दस्तावेजों निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला है जिसे सामूहिक रूप से संविधान कहा जाता है। यानी ऐसा कहा जाता है कि भाई ब्रिटेन इंग्लैंड का कोई संविधान नहीं है, वैसे तो वहां पर उसका संविधान है। संविधान लिखित रूप में गोल्डन पैलेट्स पर लिखा हुआ है पूरा, यानी गोल्डन उनकी जो है पूरा स्वर्णिम पूरा जो है उनके पत्ते हैं उन पर लिखा हुआ है संविधान। लेकिन ये एक प्रचलन है कि अलिखित है, लिखित नहीं है, लिखित है, वहां पर भी लिखित है संविधान। ठीक है, तो ये पूरा वही है, सामूहिक रूप से क्या बन जाता है, एक संविधान बन जाता है। हमारे दस्तावेज निर्णय वगैरह होते हैं, इनकी लंबी श्रृंखला जो हो जाती है एक संविधान बन जाती है और वास्तव में किसी देश को चलाने के लिए इसकी परम आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां बताया गया है कि संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका क्या है, यानी कि संविधान प्रचलन में कैसे लाया जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि संविधान बनाने वाले लोग तानाशाह टाइप रहे हों, हिटलर टाइप लोग रहे हों, उन्होंने अपना हित देखते हुए संविधान बना दिया हो, तो क्या आप मानेंगे उसे? मान लेते हैं अपने देश में, भारत में किसी ऐसे निरंकुश राजा ने संविधान बना दिया अपने हितों को ध्यान में रखते हुए और आपके हितों को वो बिल्कुल पूरा नहीं कर रहा है, तो आप उसे क्या फॉलो करेंगे? वो बात यहां बताई गई है। तो यहां पर प्रचलन में लाने का तरीका मतलब क्या है कि भाई संविधान कैसे अस्तित्व में आया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई हमारा संविधान कैसे और किन परिस्थितियों में बनाया गया, ये जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे बताया गया किसने संविधान बनाया है, उनके पास बनाने की शक्ति कितनी थी, ये सब जानना इसमें इंपॉर्टेंट है। तमाम देशों के संविधान ऐसे भी हैं जो इसलिए निष्प्रभावी हो गए हैं क्योंकि वो किसी सैनिक शासकों ने या फिर अलोकप्रिय नेताओं ने बनाए हैं, और अलोकप्रिय नेताओं के बनाने की वजह से उन्होंने अपने समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की उनमें क्षमता नहीं थी, इसलिए लोगों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। सबसे ज्यादा सफल अगर संविधान देखें विश्व भर में तो आपके कुछ देशों के संविधान है, जिसमें आपके भारत का संविधान सबसे ज्यादा सफल माना जाता है, साउथ अफ्रीका का माना जाता है और अमेरिका का माना जाता है, क्योंकि ये संविधान ऐसे बने जहां पर यहाँ के निवासिंदों ने आराम से इसे एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, और इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया। तमाम देश ऐसे रहे हैं जहां पर संविधान को लेकर संविधान बनाए गए हैं लेकिन लोगों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया, बार बार नए संविधान बनाए गए हैं लेकिन लोगों ने फिर से अस्वीकार कर दिया है, वो भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। हमारा संविधान जो बना आपको पता होगा, हमने 200 सालों का संघर्ष झेला है, आपको ये तो पता ही है। 200 सालों तक हमने जो अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष झेला है, तो उस संघर्ष के फलस्वरूप हमारे लोगों ने अपनी एक राष्ट्रवादी सोच जो होती है, राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद की अवधारणा क्या होती है, उससे वो अच्छे से भलीभांति अवगत हो गए थे। तो हमारा जो वास्तव में संविधान का पूरा फॉर्मेट जो तैयार हो गया था, या पूरा कह सकते हैं रूपरेखा लोगों के, जो हमारे जो उस समय क्रांतिकारी नेता थे उनके माइंड में तय हो गई थी, वो राष्ट्रीय आंदोलन के समय ही तय हो गई थी कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए।
किस तरह से हमें देश को आगे ले जाना है। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि राष्ट्रवादी नेताओं को जब देश आज़ाद हुआ था उससे पहले ही समर्थन मिला था जनता का, और जनता का समर्थन मिलने की वजह से ये हुआ कि हमारा देश आज़ाद हो पाया। तो हमारी जनता को पूरा भरोसा था हमारे राष्ट्रवादी नेताओं पर कि भाई ये राष्ट्रवादी नेता जो है सभी वर्गों से आ रहे हैं और कोई ऐसी अहित की बात नहीं करेंगे जिससे कि समाज में वैमनस्य की भावना यानी वैचारिक मतभेद की भावना क्रिएट हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे सभी तबके ही आपके आज़ादी की लड़ाई में लगभग शामिल थे। तो सभी तबकों ने जो हमारे उस समय क्रांतिकारी नेता थे उनके द्वारा समर्थित संविधान जो था उसको फॉलो कर लिया और हमारे यहाँ कोई वाद विवाद या मतभेद नहीं उपजा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब हमारे यहाँ एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, वैसे हमारे यहाँ का एग्जाम्पल नहीं है ये, तो यहाँ पर वही सब चीज़ें बताई गई हैं कि यहाँ पर किस तरह से हमारे यहाँ यानी कि आपको दिसंबर 1946 में स्टार्ट हुआ और 1949 तक बनकर तैयार हुआ। रीजन यही था कि राष्ट्रीय आंदोलन काफ़ी लंबा रहा था और लंबे इतिहास से लोगों ने प्रेरणा भी ली थी। समाज का अटूट विश्वास भी था, यानी कि इन सभी संविधान बनाने वाले जो भी नीति निर्माता थे या फिर राष्ट्रवादी नेता थे पहले से इन लोगों को समर्थन प्राप्त था, जो बातें मैंने अभी बताई हैं। तो इस वजह से ही हमारा संविधान सभी लोगों ने आराम से एक्सेप्ट कर लिया, किसी ने इसमें जो है वैचारिक मतभेद क्रिएट नहीं किए। तो ये इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान बनाने वाले लोगों में, संविधान बनाने वाले जो निर्माण करता है उनमें लोगों का जनता का विश्वास है या नहीं है। अब देखिए जैसे क्या है, कुछ देशों ने क्या है संविधान में संशोधन के लिए क्या करवाया है कि संविधान पर पूर्ण जन्म संग्रह करवाया है, जिसमें सभी लोग अपनाए जा रहे संविधान के पक्ष या विपक्ष में राय देते हैं। जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ, हमारे यहाँ उस समय कोई जनमत संग्रह भी नहीं हुआ, संविधान जब बनकर तैयार हुआ, लेकिन फिर भी लोगों ने इसे प्रबल शक्ति दी, प्रबल समर्थन दिया। और क्योंकि समर्थन देने का रीजन क्या था, ऑब्वियस सी बात है कि हमारे यहाँ 200 सालों का एक लंबा संघर्ष था। संघर्ष के उपरांत एक राष्ट्रवाद की भावना उपजी थी और राष्ट्रवाद की भावना उपजने की वजह से क्या था, लोगों का समर्थन अपने अपने क्रांतिकारी जो राष्ट्रवादी नेता थे उनके प्रति था। तो लोगों के मन में एक बात स्पष्ट थी कि भाई इतना लंबा संघर्ष झेला है, तो इतने लंबे संघर्ष के बाद हमारे जो राष्ट्रवादी नेता हैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि व्यवस्था बिल्कुल हमारी कठोर हो, नहीं। तो उन्होंने लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस तरह का संविधान क्रिएट किया कि वास्तव में हमारे हर वर्ग को उस संविधान में पिरो लिया जाए, कोई वर्ग हमारे संविधान से अछूता ना रहे, यानी कोई वर्ग ऐसा ना हो कि ये कहे कि भाई ये संविधान हम पे लागू नहीं होता है, ये संविधान हमारे हितों को पूरा नहीं कर रहा है, ऐसा बिल्कुल ना हो। तो हमने सभी वर्गों को यहाँ पे शामिल करने के लिए संविधान बनाया और इसी वजह से हमारे संविधान को लगभग सभी वर्गों ने एक्सेप्ट भी कर लिया। किसी वर्ग ने ये नहीं कहा कि नहीं ये संविधान अच्छा नहीं है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। इंपॉर्टेंट बात यही थी कि हमारे जो राष्ट्रवादी नेता थे पहले से ही राष्ट्रवादी आंदोलन में लगे हुए थे और उन्हें हमारा समर्थन भी था, तो वो आपने देख लिया। अब देखिए यहाँ पे नेपाल का एग्जाम्पल दिया गया है कि संविधान, लोग कहते हैं संविधान बन जाना ही केवल काफ़ी नहीं है, लोगों उसे एक्सेप्ट करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। समझने वाली बात समझ रहे हैं आप कि संविधान का निर्माण हो जाना ही केवल काफ़ी नहीं है, केवल हम ये कहते हैं कि नहीं हम ये नियम बना दे रहे हैं, ये रूल्स रेगुलेशन बना दे रहे हैं, आपको ये फॉलो करने हैं, ये इतना काफ़ी नहीं है। आप रूल्स तभी फॉलो करेंगे, लॉ तभी फॉलो करेंगे जब आपके लिए हितकर होगा, समाज के सभी वर्गों के लिए हितकर होगा। अहितकर होगा तो आप फॉलो नहीं करेंगे। तो यही कुछ हमें वानगी आपको नेपाल के संविधान में देखने को मिलती है। नेपाल में देखिए 1948 के बाद यहाँ पर 5 संविधान बने। सबसे पहले 1948 में, 51 में, 59 में, 62 में और 1990 में। लेकिन सबसे बड़ी खास बात क्या थी, यहाँ पर ये सभी संविधान जो बने थे वो ना तो जनमत संग्रह से बने थे, न ही राष्ट्रवादी नेताओं ने बनाए थे, नहीं, यहाँ पर इनके नरेश यानी इनके राजा के द्वारा ये प्रदान किए गए थे। और 1990 के संविधान में ये व्यवस्था इन्होंने की थी कि यहाँ पर बहुदलीय लोकतंत्र की व्यवस्था की गई, लेकिन पूरी जो अंतिम शक्तियां थी वो किसके पास थी, राजा के पास ही बनी रही, यानी कि राजा फिर भी सर्वश्रेष्ठ रहा। तो ऐसे करके यहाँ पे कुछ राजनीतिक विद्रोह भी हुए, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी थे जिनका मानना था नहीं राजतंत्र को खत्म करना चाहिए, राजा की भूमिका बिल्कुल खत्म करनी देनी चाहिए और यहाँ पर गणतांत्रिक सरकार की स्थापना करनी चाहिए। कुछ लोग ये थे कि नहीं राजा की भूमिका सीमित ना करें बल्कि राजा का भी वहाँ पे एक संवैधानिक राजतंत्र वाला सिस्टम अपनाएं, जैसे ब्रिटेन में अपनाया गया है, कुछ लोग इसके फेवर में थे। तो ऐसे करके क्या हुआ कि मतभेद चल रहा था 1990 से। सन 2002 में आगे क्या हुआ, राजा ने पूरी शक्तियां जो थी अपने अंडर में ले ली, उसके बाद और ज्यादा विद्रोह हुआ। तो सबसे बड़े विद्रोहकर्ता यहाँ पर थे नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी वाले यानी माओवादी वाले, सबसे संघर्ष में सबसे ज्यादा आगे यही थे। जब इन्होंने एक लगातार विरोध प्रदर्शन किया उसके बाद राजा को झुकना पड़ा और राजा को झुकने के बाद यहाँ पर ऐसी सरकार बनाने के लिए यहाँ पे स्वीकृति होना पड़ा जिसमें राजा की सारी शक्तियाँ छीन ली गई, यानी अब ऐसी सरकार बनाई गई जहाँ पे राजा की सारी शक्तियाँ छीन ली गई। और 2008 में नेपाल ने राजतंत्र को पूरी तरह से खत्म कर दिया और यहाँ पर एक गणराज्य बन गया, ठीक है, यानी कि लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया जहां पर लोग चुनेंगे अपने अपने प्रतिनिधि को, ठीक है, और प्रतिनिधि मिलकर सरकार बनाएंगे। और 2015 में यहां पर इन्होंने एक अपना नया संविधान अपना लिया। अब नया संविधान अपना क्यों लिया, क्योंकि यहां पर जो संविधान बनाया गया है वो विभिन्न तबकों से आने वाले नेताओं ने मिलकर बनाया है, किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया है। इसलिए लोगों ने अपने अपने जो प्रतिनिधि यहाँ पे भेजे गए थे उन्होंने मिलकर बनाया है, इसलिए इस बात को, इस संविधान को अपना लिया। और इससे पहले 5 संविधान जो लगातार बने थे वो वहां के राजा ने बनाए थे और राजा की बात से सब लोग सहमत नहीं थे, इस वजह से लगातार संविधान वहां पर लोगों
लोगों ने फॉलो नहीं किए, उन्हें जो है यहाँ पर कह सकते हैं दरकिनार कर दिया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट यही है कि संविधान बना देना पर्याप्त नहीं है, लोगों उसे मानने वाले भी होने चाहिए, आस्था भी लोगों की होनी चाहिए उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ अगली हेडिंग बताई गई है संविधान के मौलिक प्रावधान। मौलिक प्रावधान हमारे संविधान में क्या रखे गए हैं। अब यहाँ पर भी कहानी बताई गई है। कहानी ये बताई गई है कि एक सफल संविधान की व्यवस्था जो है विशेषता है कि प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों के आदर करने का कोई कारण अवश्य देता है। यानी संविधान की विशेषता ये होती है कि संविधान हर व्यक्ति यानी जो भी देश का नागरिक है उसको संविधान का आदर करने का एक कारण देता है कि भाई संविधान का आदर क्यों कर रहे हैं आप। अब जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि बहुसंख्यक समाज अल्पसंख्यक समूहों का उत्पीड़न कर रहा है, तो अल्पसंख्यकों के पास कोई कारण नहीं होगा जिसकी वजह से संविधान का वो आदर करें, कोई कारण नहीं होगा। यानी ऑब्वियस सी बात है, यानी अगर शोषणकारी संविधान बना हुआ तो यहाँ पर अल्पसंख्यक समूह संविधान का आदर नहीं करेगा। अब मान लेते हैं कोई संविधान ऐसा भी है जो कुछ लोगों को ज्यादा सुविधाएं देता है और कुछ लोगों को यहाँ पर सुविधाएं नहीं देता है, तो ऑब्वियस सी बात है संविधान को जो जनता का जो हाशिए वाला तबका है उससे निष्ठा मिलनी बंद हो जाएगी। यानी यहाँ पर भी ये भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, या फिर ये हो सकता है कोई संविधान ये करे कि किसी व्यक्ति की पहचान को दबाए, तो वो व्यक्ति भी या वो समुदाय भी संविधान को नहीं मानेगा। ठीक है, तो यही बताया गया है। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, जो लाइन यहाँ पर लिखी हुई है वो आप समझ लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आप समझ सकते हैं कि कोई भी संविधान खुद से न्याय के आदर्श स्वरूप की स्थापना नहीं करता है। यानी कोई भी संविधान खुद से न्याय के आदर्श स्वरूप की स्थापना नहीं करता है। यानी संविधान केवल बातें लिखी हुई हैं, फॉलो वहां की जनता को करना है। समझने वाली बात यह है, यहाँ पे संविधान में केवल लिखने से कोई देश नहीं चल जाता है, इंपॉर्टेंट बात यह है वहां पर माने भी लोग, उन बातों को अमल में भी लाएं। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसे लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है कि वो बुनियादी न्याय को प्राप्त करने के लिए ढांचा उपलब्ध कराता है। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि संविधान पूरे आदर्श स्वरूप के न्याय की स्थापना नहीं कर रहा है। यानी संविधान ये नहीं कह रहा है कि हम न्याय के आदर्श स्वरूप की स्थापना कर रहे हैं, लेकिन ये विश्वास दिला रहा है लोगों में कि आपको अगर न्याय की जरूरत पड़ेगी तो हमने जो ढांचा बना दिया है, हमने जो व्यवस्था बना दी है, उस व्यवस्था का पालन करते हुए, उस व्यवस्था पे चलते हुए आप लोग अपना न्याय प्राप्त कर सकते हैं। ये एक विश्वास दिलाया है, इस विश्वास की खातिर ही लोग जो संविधान में अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अगली हेडिंग आपकी है कि संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा। अब यहां पर संतुलित रूपरेखा का मतलब क्या है, यानी कि यहां पर बताया गया है कि संविधान में जो शक्तियों का बंटवारा है उसके बारे में बताया गया है कि कभी कभी क्या होता है कि जनता नहीं बल्कि संविधान का एक छोटा सा स्वरूप ही, छोटा सा समूह ही संविधान को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होता है। अब कैसे होता है वो भी हम देखेंगे। जैसे मान लेते हैं देश में एक ऐसी स्थिति आ जाए, जैसे 1975 में आई थी, 1975 में स्थिति आई थी आपातकाल वाली, इमरजेंसी वाली, जहां पर सेना के दम पे पूरे देश में जो है आपातकाल लगा दिया गया था। ठीक है, सब जो है आपकी न्यायपालिका जो है, कार्यपालिका, विधायिका, इन सब की भूमिका किसी एक व्यक्ति के हाथ में पहुंच गई थी। आपको याद होगा 1975 की इमरजेंसी अगर नहीं पढ़ी तो पढ़ लेना अपने इतिहास में जाकर। तो हमारे संविधान में इस चीज पर अंकुश लगाने के लिए प्रावधान है। यानी कि यहां पर बताया गया है कि भारतीय संविधान शक्ति को एक समान धरातल पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं में और कुछ स्वतंत्र संवैधानिक निकाय, निर्वाचन आयोग, इनमें हमने बांट दिया है। क्यों बांट दिया है? बांट इसलिए दिया है, यहां पर कोई भी एक समूह अपनी हद से अगर यानी कह सकते हैं अपनी लिमिटेशन से ऊपर जाता है, अपनी लक्ष्मण रेखा को लांघता है, तो वहीं दूसरा समूह से बता देता है कि आप अपनी लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर रहे हैं। यानी कि मान लीजिए यहां बताया गया है कि कोई एक संस्था संविधान को नष्ट करना चाहे तो अन्य दूसरी संस्थाएं उसके अतिक्रमण को नियंत्रित कर लेंगी। यानी मान लीजिए विधायिका ये चाहे कि हम कार्यपालिका न्यायपालिका से ऊपर हो जाए, ये नहीं, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका इसे कंट्रोल कर देगा। न्यायपालिका अपना अनाप शनाप प्रयोग करे तो ऐसे में विधायिका यहाँ पर इस पर ये कहेगी नहीं, आप अपने यानी अपनी जो लिमिटेशंस हैं उससे ज्यादा निकल के बाहर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक शक्तियों का संतुलन रखा है, यानी हमने अवरोध और संतुलन वाली कुशल प्रयोग किया है, और यही हमारे संविधान की सफलता सुनिश्चित करता है कि हमारे यहाँ किसी भी परिस्थिति में ऐसी स्थिति क्रिएट नहीं होगी जहां पर कोई सत्ता का एक वर्ग हावी हो जाए या फिर एक शक्ति का एक, यानी ये कह सकते हैं एक कोई वर्ग हावी हो जाए, यानी न्यायपालिका कभी हावी हो जाए, विधायिका हावी हो जाए, कार्यपालिका हावी हो जाए, ये हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं होगा। यानी हमने शक्तियों का संतुलन रखा है। सभी संस्थाएं अपने अपने दायरे में रहकर कार्य करती हैं। मान लीजिए कोई संस्था अपनी दायरे से बाहर निकलने का प्रयास करती है तो यहाँ पर बाद बाकी संस्थाएं उसे पीछे खींच लाती हैं और एक संतुलन का प्रयास करती हैं कि नहीं, आपकी जो जो हदें हैं आप उन हदों को पार नहीं करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ। तो यहाँ पर ये सब चीजें बताई गई हैं। अब दूसरी बात यह है कि हमारे संविधान का स्वरूप जो रखा गया है वो कठोर नहीं रखा गया है, यानी कि हमने लचीलापन रखा है।
यानी कठोर संविधान जो होते हैं परिवर्तन के दबाव में कभी कभी नष्ट हो जाते हैं, और अत्यधिक लचीले संविधान जो होते हैं वो समाज में सुरक्षा और पहचान नहीं दे सकते हैं। तो हमने अपने संविधान का जो स्वरूप रखा है वास्तव में जरूरत पड़ने पर हम लचीले भी हैं। यानी आपने आर्टिकल सुना होगा 368, इसके तहत संवैधानिक संशोधन होते हैं। उन संशोधनों की भी एक सीमाएं हैं, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। इसके बारे में बताया गया कि आप 9वें अध्याय में संविधान एक जीवंत दस्तावेज, वहां पर पढ़ेंगे इसके बारे में, यहाँ पर नहीं ज्यादा बताया गया है। तो यहाँ पर हमने इस तरह का संविधान रखा है कि ज्यादा कठोर भी नहीं है और ज्यादा लचीला भी नहीं है, यानी कि एक मध्यम है। जरूरत पड़ने पर हम उसे संशोधन भी कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर कुछ प्रावधान वहां पे ऐड भी कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जनता जो है, जनता के साथ अन्याय ना हो बल्कि न्याय हो। तो ये संविधान की कुछ बातें हैं। यहाँ पर आगे यहाँ पर संविधान का कुछ इतिहास बताया गया है कि भाई भारतीय संविधान किन परिस्थितियों में और कैसे बना है। ठीक है, ये यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए, अगर हम बात करें तो हमारे संविधान का निर्माण हमारी संविधान सभा ने किया है, और संविधान सभा जो बनी थी वो आपके अविभाजित भारत में निर्वाचित की गई थी। अविभाजित भारत का मतलब समझ रहे हैं आप, यानी जब हमारा भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था और यहाँ पर दोनों जगहों के प्रतिनिधि थे इसमें शामिल स्टार्टिंग में, तब ये संविधान सभा बनाई गई थी। लेकिन आपको पता होगा बाद में विभाजन हो गया है, तो हमारी सदस्य संख्या जो है जो कम रह गई है, वो सब हम देखेंगे। सबसे पहली बैठक आपको पता होगा 9 दिसंबर 1946 को उसकी पहली बैठक हुई है, और फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा की इसकी पुनः बैठक हुई है इसके बाद। यानी बैठकें और भी हुई हैं, लेकिन उन्होंने स्किप कर दिया है, बीच का पोर्शन हटा दिया। इन्होंने डायरेक्ट 14 अगस्त पे पहुंच गए हैं, ये विभाजन से पहले पहुंच गए हैं ये। तो ऐसे करके हम ये देखेंगे यहाँ पर, यानी हमारी जो संविधान सभा बनी थी वो वास्तव में अविभाजित भारत की थी, यानी हमारे यहाँ उस समय विभाजन नहीं हुआ था और दोनों जगह के प्रतिनिधि यहाँ पर शामिल थे। यहाँ पर जो संविधान सभा है इसके सदस्य जो हैं वो 1935 में जो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों की जो अप्रत्यक्ष विधि थी उसके द्वारा ही चुने गए थे। यानी हमारे संविधान सभा के सदस्य जो थे 1935 में जो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा ही थे, यानी इनडायरेक्ट वे में चुने गए हैं, यानी कि हमारे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से नहीं चुने गए हैं ये वाले सदस्य। ये बात आप जान लीजिए। और ये जो संविधान सभा की जो योजना है ये ब्रिटिश मॉडल मंत्रिमंडल की एक समिति कैबिनेट मिशन, इसने इसे प्रस्तावित किया था। इसमें था क्या, यानी इस योजना जो कैबिनेट मिशन योजना में था क्या, पहली बात ये थी कि प्रत्येक प्रांत यानी देसी रियासतें, देसी और ब्रिटिश रियासतों का मतलब आप जानते होंगे, देसी रियासतें वे रियासतें थी जहां पर भारतीय शासक शासन कर रहे थे, और ब्रिटिश रियासतें कौन सी थी, जहां पर ब्रिटिश शासन ने उन्हें अपने अंडर में ले लिया था उन रियासतों को, वो ब्रिटिश शासन वाली रियासतें थी। तो यहाँ पर वही बताया गया कि उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई थी, यानी 10 लाख की जनसंख्या पर यहाँ पर 1 सीट दी गई थी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इसके अनुसार यहाँ पर बताया गया है कि ब्रिटिश सरकार के प्रत्येक शासन वाले प्रांतों के यहाँ पे 292 कैंडिडेट चुनकर आए थे, और देसी रियासतों के यहाँ पर 93 कैंडिडेट यहाँ पर जो है आवंटित थी। यहाँ पर जो सीटें थी ये 3 प्रमुख समुदाय यानी मुस्लिम, सिख और सामान्य में इनके जनसंख्या अनुपात में बांटी गई थी। प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों को अपने प्रतिनिधियों के द्वारा चुना गया, ठीक है, और इनके लिए इन्होंने जो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग किया था। एकल संक्रमण मत पद्धति जो है वो हम यहाँ पर डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ये आगामी कक्षाओं में हम पढ़ेंगे। देखिए, अगर इसके बारे में अगर आपको और जानना है कि ये मैंने कहाँ पे पढ़ा ही है, ये राष्ट्रपति का जब चुनाव हुआ है, राष्ट्रपति वाला जो चुनाव है या उपराष्ट्रपति का जो चुनाव पद्धति है, वहां पर मैंने ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमण मत पद्धति के बारे में डिटेल में पढ़ाया है। अगर आपको बहुत जल्दी हो तो वहां पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरह से चुने गए थे। पहली बात ये जान लीजिए कि जो ये कैंडिडेट चुने गए थे वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से नहीं चुने गए थे, यानी सभी लोगों ने मिलकर नहीं चुने थे, बल्कि ये इसी तरीके से चुने गए थे, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है, और एकल संक्रमण मत पद्धति के द्वारा चुने गए थे, ठीक है। तो यही बताया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब बताया गया है कि भाई संविधान सभा का स्वरूप क्या होगा। आप सभी को पता है कि 3 जून 1947 को माउंट बैटन योजना, यानी कि जो आपके अंतिम वायसराय वो कहे जाते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो है विभाजन कर दिया गया। और विभाजन के बाद क्या हुआ कि संविधान सभा के वो लोग सदस्य नहीं रहे, प्रतिनिधि वो सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान के क्षेत्रों से आते थे। अब जो संख्या थी वो घटकर 299 रह गई, और 26 नवंबर 1949 यानी कि हमारा जो है कह सकते हैं संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन पूरी तरह से पारित नहीं हुआ था। तो 299 में से 284 सदस्यों ने यहाँ पर साइन कर दिए थे उस समय, और अंतिम रूप से पारित संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे। 284 ने हस्ताक्षर किए थे, और पूरी तरह से पारित आपको पता ही होगा 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर लागू किया गया पूरी तरह से। यानी कुछ प्रावधान जो थे रह गए थे वो आपके 50 में लागू किए गए, ये बात आप जानते हैं। अब यहां पर हम देखेंगे, यहां पर वही सब चीजें बताई गई। देखिए, पहली बात ये जान लीजिए, यहां पर ये सब चीजें रख तो देते हैं ये लोग किताब वाले, लेकिन इनकी पूरी व्याख्या नहीं करते हैं। दिक्कत यही होती है, व्याख्या पूरी नहीं करते हैं,
तो इस अभाव में हमें भी दिक्कत होती है, यानी टीचर जो पढ़ाने वाला होता है उसे दिक्कत ये होती है कि बहुत सारे ऐसे इन्होंने ये प्रावधान है कि एक 9 दिसंबर को बैठक हुई, 14 अगस्त को हुई बैठक। अब इसमें बीच में भी बैठकें हुई हैं, ये बात आप भी जानते हैं, 9 के बाद 11 को हुई है और भी बैठकें हुई हैं, लेकिन उन्होंने उनका कोई जिक्र नहीं किया है। ये भी नहीं बताया कि पहली बैठक में कौन यहाँ पर अध्यक्ष थे, अस्थायी थे या स्थायी कौन थे, ये भी कुछ नहीं बताया इन्होंने। मतलब अपना फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है। जैसा कि मैंने हर बार कहता हूं कि कुछ एनसीईआरटी की किताबों में यही तथ्य कर दिए उन्होंने, केवल और केवल औपचारिकता पूरी की है कि जल्दी जल्दी में बस औपचारिकता पूरी हो जाए। यहाँ भाई हमने ये सारे टॉपिक रखे हैं किताब में और भाषा उन्होंने गायब कर दी है। तो इसका बेटर ये है कि ये जो आप यहाँ पर बताया गया संविधान का निर्माण कैसे हुआ है, इसके लिए आपने क्लास 8th क्लास में जो आपने हिस्ट्री पढ़ी है उस हिस्ट्री में पूरा डिटेल में दिया हुआ है। कब बैठक पहली हुई, कब कैसे बना, कितने सदस्य थे, कहाँ कहाँ मतलब कौन कौन सदस्यों ने कहाँ कहाँ पर थे, वो सब पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, डिटेल में। तो वो वहाँ से आप कवर कर लेना, यहाँ पर इतना डिटेल में नहीं है, तो बताया गया है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आपने देख लिया कि अंतिम रूप से कब लागू हुआ वो मैंने बता दिया। और आगे बढ़ने पर यहाँ पर एक बात कहानी कही गई है, कहानी यहाँ पर ये बताई गई है कि जो संविधान का निर्माण हुआ था उस समय देश में दंगा फसाद चल रहा था, विभाजन हो रहा था। विभाजन के समय आपको पता होगा 20 लाख लोग जो है इस विभाजन के शिकार हो गए थे, 20 लाख जो है काल के ग्रास में समा गए थे लोग। तो उस हिंसा के बीच सबसे ज़्यादा दबाव का माहौल था और ऐसे में हमने जो है यहाँ पर संविधान तैयार किया। यानी कि आपने ये देख लिया यहाँ पर, यानी इन्होंने कहा है कि अकल्पनीय हिंसा से इन्होंने सबक भी लिया। अकल्पनीय का मतलब कल्पना नहीं की थी किसी ने कि ऐसी हिंसा भी होगी। तो यहाँ पर इन्होंने संविधान में उस समय ऐसे प्रावधान रखे जिससे कि हमारे देश में जो अल्पसंख्यक समुदाय यानी माइनॉरिटी है, यानी जो मुस्लिम समुदाय उस समय रह गया था हमारे देश में, तो उसको यहाँ पर ऐसा ना हो कि असुरक्षा माहौल महसूस हो कि भाई ये हिंदुओं का देश बन गया, वो पाकिस्तान जो मुस्लिमों का देश बन गया, असुरक्षा ना हो। तो इसलिए हमने वहाँ पर सबक लेते हुए ऐसे प्रावधान रखे ताकि हमारे यहाँ जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो भी अपना जो है गरिमामयी जीवन यापन कर सके। ये बात आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर बताया गया है कि भाई जो बात मैंने ऊपर बताई गई थी कि आपकी जो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली थी, वहां पर एकल संक्रमण मत पद्धति थी। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि हमारे संविधान सभा के कैंडिडेट जो थे वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब ये होता है कि भारत की जनता ने चुनाव किया, वो नहीं, भारत की जनता ने चुनाव नहीं किया था, वो उन्हीं लोगों में से चुने गए थे, ठीक है। और वो पद्धति जिसके बारे में मैंने बताया, आगे चल के मैं इसका डिटेल में यहाँ पर जो है बताऊंगा। यहाँ पर इसलिए नहीं बताऊंगा कि अगर उस पद्धति को बताने लग जाऊंगा मैं तो 10 मिनट मेरे 10 से 15 मिनट उसी में चले जाएंगे पद्धति में। और आई होप ये चैप्टर ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि ये चैप्टर और लेंदी हो, क्योंकि कुछ लोगों की शिकायत बार बार आ रही है कि सर आप लोगों के आपके चैप्टर बहुत लेंदी होते हैं, व्यूज बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। देखिए मेरा व्यूज बढ़ाने का बिल्कुल औचित्य बिल्कुल यहाँ पे वो नहीं है, यानी इंटेंशन व्यू बढ़ाने का नहीं है, ना ही अपना टाइम ड्यूरेशन बढ़ाने का, कुछ भी नहीं है। मैं तो ये चाह रहा हूँ चैप्टर आपका पूरा कवर हो जाए, ठीक है। तो यहां पर वही सब चीजें बताई गई हैं। अब देखिए यहां पर कुछ चीजें जो आपकी फैक्ट के रूप में है, जैसे यहां पर ये है कि हमारे संविधान सभा में जो शेड्यूल कास्ट वाले कैंडिडेट थे वो 28 कैंडिडेट थे। ये बहुत बार पूछा जाता है कि कितने सदस्य थे शेड्यूल कास्ट के आपके उस समय 299 में से कितने सदस्य थे? 28 सदस्य थे। 28 सदस्य जो थे आपके शेड्यूल कास्ट के थे, यानी अनुसूचित जाति के सदस्य थे यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर बताया गया, जैसे आप सभी को पता है कि हमारे देश के संविधान निर्माण में उस समय कोई और पार्टी तो थी नहीं, कांग्रेस का ही वर्चस्व था, जिसे 82% सीटें यहाँ प्राप्त थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में मतभेद नहीं था। उस समय संविधान का निर्माण जब हो रहा था तो मतभेद थे, यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी की सरकार थी तो पार्टी की सरकार की सबकी एक आम विचारधारा रही होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी का यहाँ पे मतभेद था, सभी का सबका अपना अपना मतभेद था। लेकिन फिर भी यहाँ पर अपने जो मतभेद हैं उन्होंने अपने पर्सनल मतभेदों को दरकिनार कर दिया, साइड में कर दिया, और सभी ने मिलकर ऐसे समुदाय का प्रतिनिधित्व किया जो समुदाय जो है एक समान रूप से एक साथ में खड़ा हो सके। तो यहाँ पर बताया गया है कि भाई समाज के विभिन्न वर्ग सहभागी भी हों। हाँ, यह भी महत्वपूर्ण है कि वे केवल अपनी पहचान या समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करें, यानी कि यहाँ पर जो कैंडिडेट थे उनसे संविधान बनाने की यह अपेक्षा की गई थी कि आप अपनी पहचान नहीं रखेंगे, यहाँ पर आप समाज को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो यहीं यहाँ पर बताया गया सदस्यों में मतभेद भी हो जाते थे, लेकिन सदस्यों द्वारा अपने हितों को आधार बनाकर कोई मतभेद कभी नहीं हुआ। यानी सदस्य जितने भी संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने अपने हितों का आधार नहीं बनाया कि हमारे हित पूरे होने चाहिए, नहीं, हमारे समाज के हित पूरे होने चाहिए। मतभेद थे उनमें, लेकिन यहाँ पर जो है कभी अपने मतभेदों पर नहीं, आपस में मतभेद जो है क्रिएट नहीं किए। उन्होंने समाज के हितों को ध्यान में रखकर यहाँ पे वाद विवाद किया है। अब जैसे कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई गई, कुछ चीज़ें यहाँ पर जो थी संविधान में शुरुआत में जिनमें मतभेद बहुत ज़्यादा थे। मतभेद सबसे बड़ी बात यह थी कि शासन प्रणाली कैसी होगी, केंद्रीकृत होगी या विकेंद्रीकृत होगी। केंद्रीकृत का मतलब होगा पूरी कमांड जो है केंद्र से दी जाएगी। विकेंद्रीकृत का मतलब होगा कि शक्तियों का बंटवारा होगा, ठीक है, यानी कि सत्ता का बंटवारा होगा। जैसे आप देख रहे हैं, आप 3 स्तर पर हमारे यहाँ बंटवारा है, तो विकेंद्रीकृत है ये, ठीक है।
संबंध कैसे होंगे, यानी राज्यों के बीच संबंध कैसे होंगे, न्यायपालिका को कितनी शक्तियां मिलेंगी, संपत्ति का अधिकार होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर विचार विमर्श थे, मतभेद थे लोगों में, और इन पर बहुत लंबी बहसें भी चली हैं, लंबी एक विचार विमर्श हुआ है, गहन बहस भी हुए, वाद विवाद भी हुए। केवल एक मुद्दा एक यहाँ पर एक ऐसा है जिस पर कोई वाद विवाद नहीं हुआ, सभी ने अपनी सहमति व्यक्त कर दी है, वो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वाला, जिसमें रखा गया था कि किसी के साथ धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग और आय के आधार पर भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को निश्चित आयु प्राप्त करने पर वोट देने का अधिकार होगा, और इसे सभी व्यक्तियों ने एक बार में ही मान लिया था। इसमें कोई मतभेद नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, वो जानते थे, यानी देश का अगर हमें विकास करना है, जिसको आगे ले जाना है, तो हमें ये अधिकार रखना पड़ेगा। जिस अधिकार से अंग्रेजों ने शुरुआत में वंचित रखा है, वो उस अधिकार को हमें लाना पड़ेगा। तभी देश जो है, लोग जो है अपने आप की लोकतंत्र में भागीदारिता समझ पाएंगे कि हम लोकतंत्र में भागीदार हैं और लोकतंत्र का हम एक हिस्सा हैं। और अगर हम ऐसा प्रावधान नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, जनता यही समझेगी हमारे साथ भेदभाव हुआ है, पक्षपात हुआ है। तो यहाँ पर उन्होंने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान रख दिया, और एक यहाँ पर बताया गया निश्चित आयु, जो भी निश्चित आयु का रखा हो उस समय, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे रख दिया गया। ठीक है, 21 साल थी, 21 साल बाद में 18 की गई, ये बात आपको पता है। शुरुआत में 21 साल थी यहाँ पर एज। तो यहाँ पर वही सब चीज़ कही गई है कि हमारे यहाँ तर्कपूर्ण बहसें हुई, काफ़ी बार सोच समझकर विचार विमर्श हुआ, इनके कई कई चर्चाएं हुई, जिनके मोटे मोटे खंड प्रकाशित भी हुए हैं। तो हर अनुच्छेद जो लिखा गया है, अनुच्छेद आपके संविधान में जो वर्णित है, अभी वर्तमान 465 अनुच्छेद के करीब है आपके, तो यहाँ पर हर अनुच्छेद पे जो है यहाँ पर अच्छी खासी बहस हुई है, अच्छी खासी विचार विमर्श हुए हैं कि क्यों है, क्या है, क्यों हम रख रहे हैं इस अनुच्छेद को, और इस अनुच्छेद का क्या परिणाम मिलेगा हमें, तो वो सब पर बहसें हुई हैं। तो यहाँ पर ये बहसें भी हैं जो बताया गया है फ्रांसीसी अमेरिकी क्रांति की तरह संविधान निर्माण के इतिहास में यादगार अध्यायों के तौर पर जो आपकी रखी संग्रहित हैं ये। अब यहाँ पर संविधान सभा में जो आपको पता होगा कि 8 प्रमुख कमेटियां थी। प्रमुख में जवाहरलाल नेहरू बताए गए हैं, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू हैं, आपके राजेंद्र प्रसाद हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, इनकी अध्यक्षता कर रहे थे। अब यहाँ पर वही चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, बेशक यहाँ पे कांग्रेस का प्रभुत्व था, लेकिन कांग्रेस के अंदर भी यहाँ पे मतभेद थे। जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में बताया गया है, डॉक्टर अम्बेडकर कांग्रेस और गांधी के कड़े आलोचक थे। इनका मानना यही था कि भाई इन्होंने कभी अनुसूचित जातियों पर कभी ध्यान ही नहीं दिया है, उत्थान के लिए ध्यान ही पर्याप्त काम नहीं किया है। तो अम्बेडकर इस बात को लेकर इनसे बहुत नाराज थे। वहीं पटेल और नेहरू में काफ़ी बार असहमत थे, लेकिन उन सब असहमति को जो है साइड में रखते हुए इन सभी लोगों ने जनता के हितों को सर से ऊपर रखा है। यानी असहमति हो या ना हो वो मैटर नहीं करता, हमारी आपसी असहमति है, सहमत असहमत है, लेकिन जनता के हितों को हम जो है उन पर असहमत नहीं हो सकते। जनता के हितों पर हमें सहमत होना होगा, तभी हम जनता के हितों को पूरा कर पाएंगे। तो ऐसे करके सबने मिलकर यहाँ पे संविधान का निर्माण किया है। अब देखिए यहाँ पर टाइम भी गलत बताया गया कि 2 वर्ष 11 महीने 18, वैसे 18 दिन है, यहाँ पे 18 दिन वाला गायब कर दिया इन्होंने, कर दिया 2 वर्ष 11 महीने संविधान सभा की 166 दिनों तक चली है, इन्होंने इतना केवल लिख दिया है। देखिए मैंने पहले ही आपको बताया कि बहुत सारे तथ्य क्या है, फॉर्मेलिटी में केवल जल्दी जल्दी में यहाँ पे रख दिए गए हैं, बहुत सारे यहाँ पर गायब हैं। तो इन सब की जो डेटें हैं, यानी कि जो आपकी ये डेट है, ये सब चीज़ें, मेरा मानना ये है कि आप स्टैंडर्ड बुक जो है, यानी बिपिन चंद्र वाली जो किताब मैंने पढ़ाई है, वहाँ से कवर करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप ये कवर यहाँ से करने की कोशिश ना करें, क्योंकि NCERT में क्या है, इन्होंने जल्दबाजी में किया है और कुछ चीज़ें यहाँ पे स्किप भी हैं, तो आपको पूरी नॉलेज यहाँ पर नहीं मिलेगी तथ्यों की। तथ्य अब आप पहले लिख चुके हैं, बस आपको कहानी जाननी थी कि इसके पीछे की भूमिका क्या है, रूपरेखा क्या है, वो आपने देख ली। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे संविधान निर्माण में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई, राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत। यानी कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू हमारे यहीं रहा संविधान में कि राष्ट्रीय आंदोलन जो था, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो विचार पनपे थे, उन विचारों को हमारी संविधान सभा ने एक मूर्त रूप दिया था, एक मूर्त आकार दिया था। जो सिद्धांत हमने अपनाए थे कि देश हमारा कैसा होगा, आदर्श यानी हमारा देश में कैसी व्यवस्था कायम होगी, किस तरह से हम असमानताओं को कम करेंगे, किस तरह से लोगों का समर्थन मिलेगा, कैसे कैसे लोग एकजुट होंगे। तो उन सभी विचार या सिद्धांत जो पहले थे, हमारी आज़ादी की लड़ाई में शामिल थे, उन सिद्धांतों को यहाँ पर संविधान सभा ने मूर्त रूप दिया है। ठीक है, तो ये सिद्धांत या ये विचार जो होते हमें राष्ट्रीय आंदोलन से हमें मिले थे। अब यहाँ पर बताया गया है कि राष्ट्रीय आंदोलन के सिद्धांतों का जो सारांश है वो नेहरू का 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव है, इसमें भी हमें देखने को मिलता है। तो वो सब बातें यहाँ पे बताई गई हैं कि कौन कौन से हमने बुनियादी विचार जो उठाए हैं राष्ट्रीय आंदोलन से, वो बातों पर यहाँ पे चर्चा की गई है। इसके अलावा यहाँ पर संस्थागत व्यवस्थाएं की गई हैं, यानी कि ऊपर जो आप पहले पढ़ चुके हैं, संतुलन वाला सिद्धांत, अवरोध और संतुलन वाला सिद्धांत, कि कोई संस्था ऐसा ना हो कि अपने दायित्वों को भूल जाए और अपने दायित्वों से ऊपर उठकर अपनी मनमानी चलाए, ये बिल्कुल ना हो। तो हमने संविधान सभा के विभिन्न अंग जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हैं, इनके बीच संतुलन स्थापित किया।
ठीक है। संतुलन स्थापित करने का सिद्धांत क्या था? सिद्धांत यही था कि सरकार जो है लोकतांत्रिक बनी रहे और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हुई। ऐसा ना हो कि अपने निजी स्वार्थ के लिए यहाँ पर शक्तियों का यहाँ पर दुरुपयोग किया जाए, नहीं, हमें जन कल्याण की भावना से हमेशा प्रेरित रहना है और जन कल्याण की भावना के लिए हमें कार्य करना है। ये इंपॉर्टेंट रोल था। संविधान सभा ने संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक, लिखा हुआ है यहाँ पे, संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया, जो एक और विधायिका और कार्यपालिका के बीच और केंद्रीय सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण करती है। ये बात आप जानते हैं। यानी कि एक और तो हमारी व्यवस्था कैसी है, एक और हमारी व्यवस्था जो है संसदीय प्रणाली है। संसदीय प्रणाली में आपको पता होगी तो यहाँ पर विधायिका कार्यपालिका है संसदीय में, और जो संघीय व्यवस्था है हमारी, संसद के अलावा संघ वाली व्यवस्था है, तो संघ वाली में क्या है, केंद्र राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है, तो उसके बारे में जिक्र करता है संघात्मक व्यवस्था। संसदीय प्रणाली हमारी क्या है, संसदीय प्रणाली हमारी आपने देख ली ऊपर, ये आपकी संघीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था है, ठीक है। और दूसरी संघीय व्यवस्था, संघीय में हमारे राज्य और केंद्र के संबंधों की बात की गई है। यानी कि हमने अपने अनुभवों पर प्रयोग करने के लिए दूसरे देशों के अनुभवों से फॉलो करने में या दूसरे देश के अनुभवों को हमने एनालाइज करने में कोई संकोच नहीं किया है। यानी साफ साफ कहने का मतलब ये है कि हम अपना देश का संविधान बना रहे थे तो हमने अन्य देशों के संविधान को भी यहाँ पर देखा है, उसका जो प्रारूप फॉलो किया है, उसका पैटर्न देखा है, सारांश निकाला है। यानी हमने नकल नहीं की है, बल्कि आपने सुना भी होगा कथन कि हमने छानने के बाद विभिन्न देशों के संविधान को, 60 से ज़्यादा देशों के संविधान को छानने के बाद जो अच्छी बातें हैं सर, यानी कि हमारी जो अच्छी बातें थी, जो बातें हमारे समाज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी साबित थी, वो बातें हमने उठा ली हैं। यहाँ पर ये बात कही गई है तो हमने कॉपी नहीं किया है, ऐसा संविधान बनाने वालों का कहना है, तर्क है। तो ये कुछ आपके प्रावधान हैं जो विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए हैं। जैसे ये इंपॉर्टेंट है और इन्हें आप लिख भी लेना, और आप वैसे लिख भी चुके हैं। जैसे ब्रिटिश संविधान से हमने क्या किया गया है, जबकि सर्वाधिक मत जिसके होते हैं वही जीत हासिल करता है, तो वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। सरकार का संसदीय स्वरूप होगा, ये आपने देख लिया। कानून का शासन होगा, ये भी देख लिया। विधायिका में अध्यक्ष का पद, उसकी भूमिका, कानून निर्माण की विधि, ये हमारे ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि नीति निदेशक तत्व जो है आयरलैंड से लिए गए हैं। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का जो विचार है वो आपका फ्रांस से लिया गया है, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी, वहां से लिया गया है। अमेरिकी संविधान से हमारा जो फंडामेंटल राइट्स आपको पता ही होगा, यानी 12 से 35 तक जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ये आपके अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं, मौलिक अधिकार। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या है, जुडिशियल रिव्यू, यानी अपने न्याय निर्णयों पर सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पर फिर से पुनरावलोकन करने की जो शक्ति प्राप्त है, इसको उसे न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। तो जुडिशियल रिव्यू वाला जो सिस्टम है वो आपका अमेरिका से लिया गया है। कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है कि एक अर्ध संघात्मक सरकार है, यानी कि हमारे यहाँ सशक्त केंद्र है, ठीक है। और केंद्र यहाँ पर निर्णय लेता है, यानी अमेरिका की तरह सिस्टम नहीं है केंद्र जो है सशक्त ना हो, ठीक है, राज्य सशक्त हो, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ केंद्र सशक्त है, यानी हमारे यहाँ अर्ध संघात्मक मॉडल लिया गया है। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो भी हमारे केंद्र में ही निहित हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे करके हमारे यहाँ ये चीज़ें जो है इन देशों से हमने ली, इन देशों के संविधान से हमने फॉलो की हैं। तो ऐसे करके हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ है। अब देखिए, आप में से कुछ लोग ये पूछते हैं कि सर पढ़ना जरूरी है, नोट्स बनाने इसमें जरूरी है या नहीं है। तो दूसरी बात मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्लास 11 की इन किताबों से नोट्स बनना पॉसिबल नहीं है। क्लास 11 की इन किताबों से नोट्स बनना पॉसिबल नहीं है। कुछ बुनियादी बातें हैं, उन बुनियादी बातों को आप चाहें तो अपनी डायरी पे लिख सकते हैं, लेकिन आप ये चाहें कि हम सर यहाँ पे प्रॉपर वे में नोट्स बना लें, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है उसका रीजन भी मैंने बता दिया है, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे चैप्टर आपको ऐसे ही दिखेंगे निबंधात्मक रूप से। उनमें अपना चिंतन बताया गया, दार्शनिक रूप से चिंतन किया गया है कि ये चीज़ें अगर होती तो क्या होता, ये चीज़ें नहीं होती तो क्या होता, वो आपने देखा भी है। यानी कि एग्जाम्पल दे देकर कि ये प्रावधान अगर ऐसे रखे जाते तो ऐसे हो जाता, यानी संविधान बनाने वाले अगर ऐसे होते तो ऐसा हो जाता। वो केवल आपका बौद्धिक क्षमता जो है वो बढ़ाने के लिए रखा गया है, ठीक है। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा, चैप्टर का जो मूल अर्थ है वो भी समझ गए होंगे। और जो इंपॉर्टेंट कहीं फैक्ट आ जाएंगे तो मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जैसे यहाँ पर आया था कि अनुसूचित जाति के कितने थे संविधान सभा में, 28 कैंडिडेट थे अनुसूचित जाति के, और एक क्वेश्चन पूछा गया है एक जगह, तो यहाँ पे मैंने बता दिया, ठीक है। तो ऐसे कुछ अगर फैक्ट होंगे तो मैं बता देता हूँ, वो आप अपने नोट कर लीजिए कहीं, तो दिक्कत नहीं है कोई उसमें लिखने में। तो आई होप आपको आज का चैप्टर समझ में आया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।